अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चंद घंटे बाद केजरीवाल सीएम की गद्दी आखिर किसे सौंपने वाले हैं? दिल्ली वालों को आज इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर पूरे दिन दिल्ली में हलचल रही, लेकिन कोई भी नाम अब तक सामने नहीं आया है। सबकी नजरें अब कल सुबह 11 बजे होने वाली आम आदमी पार्टी की बैठक पर जा टिकी हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कल होने वाली इस बैठक के बाद दिल्ली के नए सूबेदार के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा। भारत माता की इंकलाब वंदे। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। जेल से मिली बेल के ठीक 48 घंटे बाद दिल्ली की सियासी पिच पर सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का बाउंसर मारा। ईमानदारी की अग्नि परीक्षा का फैसला जनता की अदालत पर छोड़ा। अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। राजनीति की अग्नि परीक्षा पर जनता की अदालत क्या फैसला देगी, ये बात की बात है। पहले दिल्ली के जहन में कुछ सवाल हैं। केजरीवाल का भरत बनकर दिल्ली की कमान बतौर सीएम कौन संभालेगा? दिल्ली में चुनाव कब होंगे? दिल्ली में क्या मुफ्त वाली योजनाएं जारी रहेंगी? 1000 वाली मंथली स्कीम क्या लागू होगी? क्या केजरीवाल की अग्नि परीक्षा से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट मिलेगा? केजरीवाल की सियासत को भरत बनकर कौन आगे बढ़ाएगा, इस पर दिन भर मंथन हुआ। दोपहर ठीक 1 बजे मनीष सिसोदिया सीएम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। राघव चड्ढा से भी मंथन हुआ। फिर शाम ठीक 5 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई। मंथन से किसका नाम निकला? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। नाम फाइनल है, लेकिन सस्पेंस चंद घंटे बाद होने वाली विधायक दल की मीटिंग में टूटेगा। अब सवाल है कि सीएम की रेस में कौन कितना प्रबल दावेदार है। रेस में सबसे आगे आतिशी का नाम है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्रालय भी उन्हीं के पास हैं और केजरीवाल की भरोसेमंद सिपह सालार भी हैं। रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत, रामनिवास गोयल भी हैं। अब सवाल है, क्या सीएम कुछ महीनों का ही बनेगा, क्योंकि केजरीवाल जल्द चुनाव चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं। सीएम बदलने की मर्यादा को विरोधी चुनावी नजरिए से देख रहे हैं। जेल में रह के सरकार चलाने का ड्रामा करना और जेल से बाहर आकर जिस तरह से अपनी राजनीतिक हताशा को एक नौटंकी के रूप में वो प्रचारित कर रहे हैं, ये उसी परिपाटी में बैठ के चल रही है। केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? सवाल जनता के मन में भी है, मुफ्त की योजनाओं का क्या होगा? सीएम के चेहरे का सस्पेंस चंद घंटे बाद टूटेगा। मुमकिन है तभी इन सवालों के भी जवाब मिले। अब देखिए, दिल्ली में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो कल साफ हो जाएगा। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में आज तमाम दलों का पूरा दिन चुनाव प्रचार से ज्यादा बागियों को बैठाने और नाराज नेताओं को मनाने में निकला। नामांकन वापसी के आखिरी दिन सभी दलों के बागी उम्मीदवारों के दरवाजों पर दिग्गज नेता नजर आए। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश की कि चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी भी हाल में मना लिया जाए।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रही कांग्रेस और तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए हाथ पांव मार रही बीजेपी, दोनों के लिए टिकट न मिलने से नाराज नेता दोहरी चुनौती बन गए हैं। इसीलिए दोनों दलों ने चुनावी बीहड़ में बागी बनकर घूम रहे नाराज नेताओं को मनाने के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा दी। चुनाव से पहले नेताओं की बगावत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी फजीहत बन गई है, ये सोनीपत से आई इस तस्वीर से समझिए। सीएम नायब सिंह सैनी खुद बागी नेता के घर पहुंचे, मान मनौवल किया और आखिरकार बात बन गई। भी पार्टी आवश्यकता होगी, हम इनको वहां भेज करके काम को गति देने का काम करेंगे। राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है कि मैं जो है पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूंगा। वोटिंग से पहले विद्रोह दबाने के लिए कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दीपेंद्र हुड्डा बागियों को मैनेज करने के मिशन पर अंबाला पहुंचे तो थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें सामने आई। लेके आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई हिम्मत ने हमारे आग्रह को माना है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा असेट है। हिम्मत जी ने पार्टी के लिए बहुत अपना योगदान दिया है, बड़ी भूमिका रही है। शीर्ष नेतृत्व के मनाने पर कांग्रेस के 4 बागियों ने अपना पर्चा वापस लेकर पार्टी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के भी 3 बागी उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया, जबकि सिरसा के प्रत्याशी ने पार्टी के आदेश पर नाम वापस ले लिया। लेकिन बात सिर्फ इतने नेताओं की घर वापसी से नहीं बनने वाली, खासतौर पर बीजेपी के लिए, जिसके कई बागियों ने तमाम मान मनौवल के बावजूद चुनावी समर से अपने कदम खींचने से इनकार कर दिया। बगावत और अदावत राजनीति में लफ्ज के मायने हैं, इसीलिए सबको साधने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि बगावत सत्ता के समीकरण बिगाड़ने का मादा रखती है। इसीलिए नेता कह रहे हैं कि डरना जरूरी है। डर तो बिहार की राजनीति में भी दौड़ रहा है। ये डर जासूसी कांड का है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि उनकी जासूसी हो रही है, लेकिन जासूसी करवा कौन रहा है? इस सवाल पर बिहार की राजनीति में बड़ा उबाल है। हाँ भाई। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जासूसी करवा रहे हैं? हाँ भाई। जासूसी किसी छोटे मोटे एजेंट से नहीं, बल्कि देश की टॉप एजेंसियों से। ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार पर जासूसी वाली ऐसी स्ट्राइक की जिसने सियासत में खलबली मचा दी। हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे। मधुबनी से तेजस्वी ने राजनीतिक मैदान पर जासूसी वाली मिसाइल का परीक्षण क्या किया? विरोधियों ने रिटेलिएशन में विरोध के बमों की बौछार कर दी। जासूसी उनकी कराई जाती है जिनसे डर हो। हमारे नेता ने आज तक 18 साल में उनके पिताजी की तो जासूसी कराई नहीं, जो मजबूत थे, जिनका आधार था। माफियाओं और एक से एक धाराओं से सुशोभित अपने लोगों का गुप्त जो बैठक कराते हैं, उसमें सीआईडी के लोग इसलिए जाते हैं कि कहीं आपके सुरक्षा में चूक नहीं हो जाए। राजनीति में नेताओं की जासूसी और उस पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में जासूसी की बहार बा का क्या मायने? विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन राजनीति में आया ये भूचाल क्या कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है? सियासी भूचाल की एक टाइमलाइन जम्मू कश्मीर में भी एक्टिव हुई है। 18 सितंबर को घाटी में पहले राउंड की वोटिंग होनी है। 24 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन मिशन कश्मीर पर हर दल सुपर एक्टिव नजर आ रहा है।
आज गृह मंत्री अमित शाह किश्तवाड़ में थे, जहां उन्होंने रैली की। घाटी के विकास, आर्टिकल 370 के खात्मे और आतंकवाद को मुद्दा बनाकर उन्होंने वोट मांगे। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र से 370 का मुद्दा गायब है। अब ऐसे में सवाल है कि जम्मू कश्मीर अब की बार किसे सत्ता सौंपने वाला है। वंदे वंदे घाटी में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं। जम्मू कश्मीर का वोटर अब की बार किस मुद्दे पर वोट करेगा? जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस डोडा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे 48 घंटे पहले, उसी जम्मू कश्मीर के, उसी जम्मू के किश्तवाड़ में हमारे 2 सैनिक शहीद हो रहे थे। राजनीति के इन दावों को जम्मू कश्मीर देख रहा है, सुन रहा है, समझ भी रहा है। 10 साल बाद घाटी किस पर और क्यों भरोसा करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के मिशन कश्मीर का संकल्प आज किश्तवाड़ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने फिर दोहरा दिया। ये कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो जितने भी लोग आतंकवादी जेल में हैं, उनको हम मुक्त कर देंगे। आप चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की इस ओर आतंकवाद को ला नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। घाटी की चुनावी लड़ाई में इस बार आतंकवाद, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर का विकास और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी घाटी के विकास और आतंक के सर्वनाश की ताल ठोक रही है। इसी आधार पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोस्ती पर भी विरोधी की मिसाइलें दागी जा रही हैं। किश्तवाड़ से शाह ने सीधा मैसेज दिया है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अब जल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अब जल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा। 18 सितंबर को घाटी की 24 सीटों पर मतदान है। पहले चरण का चुनावी शोर जरूर थम गया, लेकिन राजनीति में वार पलटवार का शोर और घनघोर हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। राजनीति के खेल पर घाटी की नजर है। अब घाटी में किसकी सरकार आएगी, किसके वादे पर जम्मू कश्मीर करेगा भरोसा? 4 अक्टूबर को नतीजों के साथ पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में 370 एक बड़ा मुद्दा है। इस पर बीजेपी का भी रुख साफ है और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कांग्रेस 370 के मुद्दे पर मौन है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी 370 का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की वापसी का वादा कर चुकी है। उधर जेल से रिहा हुए इंजीनियर राशिद अलग एजेंडे पर हैं। सवाल है कि राशिद की वोट इंजीनियरिंग घाटी में कितनी कारगर साबित होगी। न दहशतगर्द, न हुर्रियत, न अब्दुल्ला, न मुफ्ती। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस वक्त जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है इंजीनियर राशिद। जमानत पर रिहा होने के बाद जम्मू कश्मीर चुनाव में राशिद की सक्रियता ने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सबकी नींदें हराम कर दी। बीजेपी आपको अलगाववादी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आपको बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं। तो कौन है इंजीनियर रशीद? तंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझा, काफिर समझता है मुसलमान हूं मैं। रशीद एक विक्टिम ऑफ वायलेंस है, नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी का शिकार जो हुआ है, अमित शाह की गुंडागर्दी का जो शिकार हुआ है, जो सच कहने की पादाश में अपनी कौम के बदले में फख्र से जेल
जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शिकस्त देने के बाद कश्मीर में नई पॉलिटिकल पावर के तौर पर उभरे राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया है। जमात इस्लामी के जो लीडर्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो और अवामी इत्तेहाद पार्टी का गठबंधन हो गया, कैसे हो? हालात का तकाजा यह है कि वो सारे लोग जो कश्मीरियों का भला चाहते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, पीसफुल शांति तरीके से कश्मीरियों की बात रखने के लिए एक हो जाएंगे। इंजीनियर राशिद की पार्टी और जमात का ये गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए, महबूबा मुफ्ती दोनों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है, जिसकी तस्दीक कर रहे हैं इंजीनियर के ये तेवर। कैसे देख रहे हैं आप? पहले चरण में कैसा होगा, दूसरे तीसरे चरण में कैसा होगा? इंजीनियर रशीद का क्या? फिलहाल पहला चरण होने दीजिए, 16 की 16 सीटें हमारे पास आएंगी। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर 64 दिनों में दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ। इस बार हमलावर उनके घर तक पहुंच गए थे। अब सवाल यह है कि ट्रंप को आखिर मारना कौन चाहता है। तारीख 15 सितंबर, जगह फ्लोरिडा, ट्रंप का घर, हमलावर के टारगेट पर ट्रंप। बात रविवार सुबह की है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा वाले अपने घर के गोल्फ कोर्स पर थे। वो गोल्फ खेल रहे थे, तभी उनसे ठीक 300 मीटर के फासले पर झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। दावा है कि हमलावर झाड़ियों में घात लगाकर बैठा था। हमलावर AK-47 राइफल और गोप्रो कैमरे से लैस था। बंदूक का निशान गोल्फ कोर्स की तरफ था। ट्रंप की सिक्योरिटी में लगे जवानों ने खतरे को भांपा। हमलावर पर फायरिंग की गई। फायरिंग होते ही हमलावर वहां से भाग निकला। FBI ने 60 किलोमीटर तक हमलावर का पीछा किया और उसे धर दबोचा। गिरफ्त में आए शख्स की पहचान रेयॉन रॉथ के रूप में हुई है। 58 साल के रेयॉन रॉथ से कड़ी पूछताछ की गई। FBI ने इसे ट्रंप की हत्या की कोशिश बताया है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि मैं सुरक्षित हूं और हार नहीं मानूंगा।